हाय गाइस, नमस्ते आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट जून 2024 का एक क्वेश्चन हमारा लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। देखिए, वेक्टर स्पेस का एक क्वेश्चन है। वैसे तो वेक्टर स्पेस बड़ा बेसिक सा टॉपिक है। लीनियर अलजेब्रा में हम स्टार्टिंग से ही वेक्टर स्पेस को पढ़ने लगते हैं, बट वहां भी ऐसे थोड़े से दिमाग लगाने लायक थोड़े क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। तो इसमें देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ तो नहीं, उतना भी टफ नहीं जितना कोई भी बोले। तो देखिए, मैं इसको सोल्व करूं उससे पहले आप इसको सोल्व करिए, लेकिन इसको सोल्व करने के तरीके भी कई हैं। आप अपने तरीके को मेरे तरीके से मैच करिए, आपको दो तरीके तो एटलीस्ट मिले। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस पे मैं लगातार CSIR नेट जून IIT जेम गेट NBHM TFR के क्वेश्चंस की वीडियो डालता रहूंगा। तो देखिए, अब कैसे इसको करेंगे। इन्होंने बोला कि लेट M5C बी ए कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस ऑफ 5x5 मैट्रिसेस विद एंट्रीज इन C। M5 हमारे पास है कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस ऑफ 5x5 मैट्रिक्स। ठीक है भाई, इसमें जो हमारी एंट्री जो आ रही है, यानी कि फील्ड जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स ही है, ये एक मेन बात है। ऑर्डर जो इसका है ये एक और मेन बात है। ये 5 है, ये प्राइम भी है और ये ओड भी है। एंड नेक्स्ट इज गिवन दैट let V be a non-zero subspace of M5C। non-zero subspace है इसका, such that every non-zero A belong to V is invertible। ये यहां पे मेन बात है। इसको देखिएगा, let V be a non-zero subspace। एक V एक ऐसा non-zero subspace है non-zero subspace of M5C सच दैट एवरी नॉन जीरो ए जो है वो उसमें एवरी नॉन जीरो ए बिलोंग टू वी इज इनवर्टिबल। तो इसका मतलब ये नहीं कि एवरी इनवर्टिबल मैट्रिक्स वी में चली गई, नहीं, जो वी में है, एग्जिस्ट जो कर रही है वी में, वो इनवर्टिबल है। ओके, एवरी इनवर्टिबल इसमें नहीं जाएगी। एवरी इनवर्टिबल का केस तो आपको पता है, ये भी इनवर्टिबल है एंड ये भी इनवर्टिबल है, ये -1 तो दोनों का अगर हम जोड़ कर देंगे तो वो तो इनवर्टिबल आएगा ही नहीं। फिर ये तो वेक्टर स्पेस की कंडीशन कोई वो कर देगा, सेटिस्फाई ही नहीं करेगा उनको। तो हर एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स V में नहीं पड़ी है, जो पड़ी है वो इनवर्टिबल है। ये बात देखने लायक है। जो है बस वो इनवर्टिबल है, नॉन जीरो जो भी है, इसमें जीरो तो है, नॉन जीरो जो है वो इनवर्टिबल है। ओके, नॉन जीरो इनवर्टिबल है, बस ये इसमें मेन बात है। विच अमंग द फ्लोइंग आर पॉसिबल वैल्यूज फॉर द डायमेंशंस ऑफ V। डायमेंशन ऑफ V क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 5, कुछ भी। हम यहाँ पे डायमेंशन ऑफ V निकालेंगे, क्या होंगे। तो एक तो V के अंदर जीरो मैट्रिक्स पड़ी ही है। ओके, मैट्रिक्स जीरो ऐसे हम लिख देंगे। एक मैट्रिक्स और इसके अंदर पड़ी है, मान लीजिए अगर इसके अंदर दूसरी नहीं होगी तो फिर तो इसका डायमेंशन, ये नॉन जीरो सबस्पेस है, तो इसके अंदर कोई नॉन जीरो एक मैट्रिक्स तो एटलीस्ट होगी ही। मान लीजिए ए मैट्रिक्स इसके अंदर पड़ी है, तो ए क्या क्या होगी, ए इनवर्टिबल होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होगा। तो ये बोल रहा है कि इसके अंदर इसके डायमेंशन कितने होंगे। इसका डायमेंशन एक तो होगा ही, एटलीस्ट एक तो है। दूसरा डायमेंशन होगा क्या, नहीं होगा। मान लीजिए इसका डायमेंशन, दूसरा डायमेंशन होने के लिए नॉट मल्टीपल ऑफ ए, वेयर बी इज नॉट इक्वल टू के ए।
फॉर के बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इसकी मल्टीपल नहीं होगी, और के को हमें लेना है फील्ड का एलिमेंट, ये इसकी मल्टीपल नहीं है, बी जो है। ओके, तो और बी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, ये सिचुएशन से आ रहा है कि इसमें कोई भी आएगी जो वो नॉन इन्वर्टिबल आएगी। अब ए बी दोनों के इन्वर्टिबल, ठीक है, ये हमारा सबस्पेस है, तो सबस्पेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ए की प्रॉपर्टी है सबस्पेस की, तो सबस्पेस बनने के लिए हम चेक जो करते हैं कि इफ ए बी बिलोंग टू वी डब्ल्यू एंड के ए प्लस बी बिलोंग टू डब्ल्यू, देन डब्ल्यू विल बिकम सबस्पेस ऑफ एनी वेक्टर स्पेस वी। ओके, ये हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर ये ए बी अगर ये इसमें दोनों में है और ये वेक्टर स्पेस भी है, तो फिर ये कॉम्बिनेशन जो होगा ना इनका, लीनियर कॉम्बिनेशन, वो भी इसमें आएगा। ओके, स्पैनिंग सेट का एवरी लीनियर कॉम्बिनेशन उसके अंदर आता है सबस्पेस के अंदर। ओके, तो ए बी इसका स्पैनिंग सेट हो गया। हम यहाँ पे ये जो ले रहे हैं ये वी है, और इसकी बेसिस में हमारे पास ए तो कोई आएगा ही आएगा, हमने मान लिया बी भी कोई आ रहा है बेसिस में। अगर मैं यहाँ पर लिखूं ए, कोई एक ए तो आएगा ही आएगा, मान लीजिए यहाँ पे बी भी आ गया है, बी आ गया है, तो बी का भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, ए का भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। अब हम अगर ऐसे करें दैट अल्फा बिलोंग टू सी एंड अल्फा ए प्लस बी करें और इसका डिटर्मिनेंट देखें, तो इसकी कहां तक हम गारंटी दे सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा? कैसे ये नॉन जीरो हो सकता है? एक बात तो ये, अगर ये हमारे पास आइडेंटिटी अगर हुआ, आइडेंटिटी, चलो आप जनरल केस देखिए, अल्फा ए प्लस बी, इसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे। इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो क्या आएगा? पोलिनोमियल। अब अल्फा सभी एंट्रीज पे अल्फा मल्टीप्लिकेशन हो गया है, तो ये पोलिनोमियल आएगा, और 5 डिग्री का पोलिनोमियल मैक्सिमम आएगा। अल्फा 5 इसमें आएगा ही आएगा। एक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 इन अल्फा, अल्फा के अंदर ये 5 डिग्री का पोलिनोमियल आएगा। अब 5 डिग्री के पोलिनोमियल में इसमें रूट्स होंगे ही होंगे। अल्फा ये वैल्यू जो है, कोई भी पोलिनोमियल है उसके पास रूट होते ही हैं। अब हमारा जो सुपर सेट है वो कॉम्प्लेक्स है, किसी भी पोलिनोमियल के पास उसके कोफिशिएंट कैसे भी हैं उसके पास रूट्स होंगे ही होंगे। अगर उसके कोफिशिएंट रियल है तो उसके पास रियल रूट होंगे, और कॉम्प्लेक्स रूट अगर होंगे तो पेयर्स में आएंगे। अगर उसके पास कॉम्प्लेक्स वो है, कोफिशिएंट है, तो उसके सभी रूट कॉम्प्लेक्स रूट, उसके सभी रूट होंगे, वो रूट एग्जिस्ट करेंगे, और मैक्सिमम 5 एग्जिस्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स यहाँ पर हमारे पास फील्ड ऑलरेडी गिवन है कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स में अल्फा की वैल्यू इट इज ए पोलिनोमियल से P of alpha. Okay, then there exist 5 values for alpha such that P alpha is equal to 0. तो 5 वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। ये ठीक है कि ठीक है, अल्फा हमारे पास वहां पे कोई भी, और यहाँ पे हमारे पास ये जो है फॉर ऑल के बिलोंग टू फील्ड आता था, फील्ड के एलिमेंट होने चाहिए ये। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फील्ड के ही एलिमेंट ले रहे हैं। अल्फा बिलोंग टू सी, ये उसके अंदर लाई करेगा, क्या उसका डिटरमिनेंट 0 होगा? ये जरूरी है? ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे कोई तो वहाँ पे 5 वैल्यूज एग्जिस्ट करने वाली है कॉम्प्लेक्स में, तो वो डिस्टिंक्ट होंगी, सेम होंगी, ये हमको नहीं पता, बट एग्जिस्ट करेंगी जरूर, एक तो कम से कम करेगी। और अगर ये फील्ड यहाँ पर हमारे पास रियल फील्ड होता तब भी हमारे पास एक तो एग्जिस्ट करती ही करती, ठीक है। फॉर वैल्यूज अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ
इज इक्वल टू 0 फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ अल्फा बिलोंग टू सी। तो एक के लिए तो ये 0 होगा ही होगा, और ये हर एक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन बन गई। तो कोई भी दूसरी मैट्रिक्स इसमें नहीं आएगी बेसिस में, तो हमारे पास बेसिस ऑफ वी बचेगा ए सिर्फ। अब इसके कंडीशंस आप देखिए, इस ये यहां पर हमारा सॉल्यूशन खत्म हो चुका। डायमेंशन आएगा 1, ठीक है, डायमेंशन हमारा 1 आया। अब बात आगे की है, अगर हमारे पास M4 होता और फील्ड रियल होता, फर्स्ट कंडीशन में हम ले रहे हैं, चलिए M ओड होता एंड फील्ड रियल होता, तो हमारे पास रियल एक रूट तो आता ही आता। अल्फा ए प्लस बी में डिटरमिनेंट पॉलिनोमियल आता 5 ओड डिग्री का, तो एक रियल रूट तो आता ही आता, तो भी पॉसिबल ये नहीं होता, तो भी डायमेंशन 1 ही रहता। अगर हमारे पास M even एंड फील्ड R के साथ आता, तो हमारे पास फिर ये क्वेश्चन फंस जाता, क्योंकि क्या पता हमारे पास किसी मैट्रिक्स के लिए अल्फा ए प्लस बीटा का डिटरमिनेंट, ये जो पॉलिनोमियल बनेगा, इसका रूट क्या पता हमारे पास कॉम्प्लेक्स से आ रहा हो। कॉम्प्लेक्स हमारा फील्ड है नहीं, फील्ड हमारा रियल है, तो रियल में किसी एलिमेंट के लिए तो ये 0 नहीं हो रहा ना, तब हम कुछ भी नहीं कह सकते थे इसके लिए। ओके, ऐसी मैट्रिक्स हमको फिर ढूंढनी पड़ती जो इसको सेटिस्फाई करती हो। ओके, तो ये बात है। एंड सो थैंक्स गाइज, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर इसमें अब भी कोई आपको डाउट है इस क्वेश्चन में, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं फिर से आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, शेयर टू योर क्लास। सो थैंक्स, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।